आज का टॉपिक है हैंड डिफॉर्मिटी। जितनी भी डिफॉर्मिटी होती है हैंड में, उस सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज स्वान नेक डिफॉर्मिटी। इसका नाम स्वान नेक इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो शेप है वो स्वान के नेक की तरह है डिजिटली, जिसे स्वान नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं। और ये कॉमनली रोमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, पीआईपी जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन होगा और डीआईपी जॉइंट का फ्लेक्शन होगा। इस तरह से आपको याद रखना है और इसको परफॉर्म भी करके देखो तो आपको अच्छे से रिमेंबर रहेगा और प्रैक्टिकल में ये बताना भी होता है। तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी इस तरह से होगी, पीआईपी जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन, डीआईपी जॉइंट का फ्लेक्शन। और इससे इसका अपोजिट जो है बोटोनियर डिफॉर्मिटी कहते हैं उसे। इसमें क्या होगा, पीआईपी जॉइंट का फ्लेक्शन होगा एंड डीआईपी जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन होगा। तो इस तरह से इसका शेप रहेगा, तो इसे बोटोनियर डिफॉर्मिटी कहते हैं। ये भी रोमेटॉइड आर्थराइटिस में ही देखने को मिलता है। इसमें टेयर हो जाएगा, सेंटर्स जो स्लिप होती है वो टेयर हो जाता है। तो आप एक याद रखोगे स्वान नेक, तो ऑटोमेटिकली बोटोनियर डिफॉर्मिटी भी याद रह जाएगा। दूसरा है जिगजैग डिफॉर्मिटी। इसे जेड डिफॉर्मिटी भी कहते हैं क्योंकि इसका शेप देख सकते हो जेड की तरह भी है और ये जिगजैग पैटर्न जैसा भी है, इसलिए इसे जिगजैग या जेड डिफॉर्मिटी कहते हैं। इसमें क्या होगा, सीएमसी जॉइंट का फ्लेक्शन, एमपी जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन एंड आईपी जॉइंट का फ्लेक्शन। तो ये सीएमसी जॉइंट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, एमपी मेटाफेरेंजियल जॉइंट एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो इन तीनों में चेंजेस होगा, तो इसे याद रख सकते हो, फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, इसे जेड डिफॉर्मिटी कहते हैं। फिर ये ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर में क्या होता है, ये कॉमनली इंडेक्स फिंगर में देखने को मिलता है। इसमें जो टेंडन सीट है यहाँ पे इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करती है, उसमें देखोगे कि नोड्यूल बन जाता है। नोड्यूल जैसा मतलब पहले शुरुआत में क्या होगा, वहाँ इन्फ्लामेशन होगा, यहाँ पर इस टेंडन में इन्फ्लामेशन होगा और धीरे धीरे वो थिक होने लगेगा। थिक होने के बाद एक हार्ड स्ट्रक्चर जैसा लंप और नोड्यूल जैसा फील होने लगेगा। तो इसे कहते हैं ट्रिगर फिंगर। इसमें कैसे पता चलेगा ट्रिगर फिंगर क्यों कहा गया है इसे, देखो जब पेशेंट को इस तरह से आपको पता चला कि यहाँ पे पेन हो रहा है, टेंडन में नोड्यूल जैसा फील हो रहा है, पर इससे भी ये नहीं पता चलता कि ये ट्रिगर ही फिंगर है। पर इसमें जब ये बैंड पोजीशन में है फिंगर और इसको जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये एक्सटेंड नहीं होगा, और जब इसको पेसिवली फोर्सफुली एक्सटेंड करने जाओगे तो वो मतलब कैच एंड पॉपिंग जैसा सेंसेशन फील होगा, कैच आएगा इस मोमेंट में, इसलिए इसे ट्रिगर फिंगर कहते हैं। और इसे जो ये जल्दी एक्सटेंड नहीं होता है उसे लॉक इन फिंगर कहते हैं। ठीक है, लॉक इन फिंगर कहते हैं। तो इस तरह से इसे ट्रिगर फिंगर कहते हैं। और ये कॉमनली मिडल एज की वुमेन होती है उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो ज़्यादा वर्क करते हैं या इस पे ज़्यादा लोड पड़ता है टेंडन पे, इसलिए ये इस तरह का ट्रिगर फिंगर वाली डिफॉर्मिटी हो जाती है। अगर ये क्योर ना हो, ओके, बहुत लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रहती है, तो क्या होगा, फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको हो तो तुरंत ही ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। दूसरा है मैलेट फिंगर। इसमें देखो मैलेट फिंगर में क्या होगा, डीआईपी जॉइंट जो होता है उसका फोर्सफुली फ्लेक्शन होता है। फोर्सफुली फ्लेक्शन होने की वजह से क्या होगा, ये जो एक्सटेंसर टेंडन होता है उसका टेयर हो जाएगा। अब ये टेयर हो गया है तो अब ये क्या होगा, एक्सटेंड नहीं कर पाएगा डीआईपी को, डीआईपी जॉइंट एक्सटेंड नहीं होगा, इसे ही मैलेट फिंगर कहते हैं। देखो इसकी मैकेनिज्म, फोर्स्ड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ डिस्टल फोर्स्ड हाइपर फ्लेक्शन ऑफ डिस्टल फैलेंक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, इन सब में क्या होगा, ये जो खेल खेलते हैं प्लेयर्स, ये जो प्लेइंग गेम है, इन सब में ज़्यादातर देखने को मिलती है क्योंकि इसमें ज़्यादातर फोर्सफुली मतलब ये डीआईपी जॉइंट का फ्लेक्शन होता है और जिसकी वजह से ये टेयर होता है। और इसके कॉम्प्लिकेशन में क्या है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी भी हो सकती है क्योंकि उसका भी सेम डीआईपी जॉइंट का फ्लेक्शन होता है। इसके ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हो, स्प्लिंट दे सकते हो 4 to 8 वीक्स के लिए, जिससे ये
क्योर हो जाए, जुड़ जाए और ठीक हो जाए। 6 है पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होगा, जो मिडल नौ है वो इंजर हो जाती है, उसकी वजह से होता है। मिडल नौ इंजर होगी तो रेडियल हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटल मसल है, सुपरफिशियल इस मसल, उसको सप्लाई नहीं करेगी, और सप्लाई नहीं किया तो उसका जो टेंडन है कहाँ पे, इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करता है, उसकी वजह से क्या होगा, इंडेक्स फिंगर का फ्लेक्सर नहीं हो पाएगा और वो एक पॉइंट करता होता है, ऐसे ही मतलब दिखता है, इसलिए इसे पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर डिफॉर्मिटी कहते हैं। ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ रेडियल हेड ऑफ एफडीएस मसल दैट कंटिन्यूस एज टेंडन ऑफ इंडेक्स फिंगर। इसका टेस्ट कैसे कर सकते हो, इस तरह, तो इसमें ये जो रहेगा फिंगर वो बेंड नहीं होगा, इस तरह स्ट्रेट ही रहेगा। इसका मतलब मिडल नर्व इंजरी है अगर इस तरह की डिफॉर्मिटी दिखती है तो। बेनेडिक्सन डिफॉर्मिटी, इसमें भी मिडल नर्व ही सप्लाई करती है इस साइड, तो उसकी इंजरी की वजह से ही होता है। ये भी जब व्हेन द पेशेंट ट्राइज टू मेक फिस्ट द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर रिमेन स्ट्रेट, ठीक है, तो इसमें भी सप्लाई नहीं है इसलिए ये स्ट्रेट रह रहा है। अगर ये दोनों फिंगर स्ट्रेट रहता है, साथ में थंब भी, तीनों फिंगर, तो इसे बेनेडिक्सन डिफॉर्मिटी कहते हैं। दूसरा है क्लो हैंड डिफॉर्मिटी। क्लो हैंड डिफॉर्मिटी में क्या होगा, मीडियल क्लो हैंड डिफॉर्मिटी भी होता है, अल्ना क्लो हैंड डिफॉर्मिटी भी होता है, एंड कंप्लीट क्लो हैंड डिफॉर्मिटी भी होता है। इस साइड के 3 जो फिंगर है उसको मीडियल नर्व सप्लाई करती है, इस साइड के अल्ना नर्व सप्लाई करती है। अगर पूरा कंप्लीट है तो दोनों मीडियल नर्व एंड अल्ना नर्व दोनों इंजर है, इसलिए क्लो हैंड डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। अगर सिर्फ इस साइड मतलब मीडियल साइड है तो उसे मीडियल क्लो हैंड डिफॉर्मिटी कहेंगे, यानी मीडियल नर्व की इंजरी होगी। क्लियर है। फिर कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होगा, मीडियल नर्व जो होती है, कार्पल टनल होता है वहाँ पे कंप्रेस होती है, तो इसी की वजह से इसे कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। द मीडियल नर्व इज इंजर्ड इन द कार्पल टनल ड्यू टू इट्स कंप्रेशन एंड प्रोड्यूसेस अ क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम। इस तरह से जो यहाँ पे कार्पल में से जो नर्व निकलती है, मीडियल नर्व यहीं पे कंप्रेस होगी, इसलिए इसका नाम कार्पल टनल रखा गया है। 10th है रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप में क्या होगा, इस तरह से आपका रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, मतलब एक्सटेंड नहीं होगा। और ये क्यों होता है, रेडियल नर्व की अगर इंजरी है तो वो एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई करता है। अगर रेडियल नर्व ही कट हो गया है तो क्या होगा, मसल पैरालिसिस हो जाएंगे, एक्सटेंसर मसल पैरालिसिस होंगे तो वो एक्सटेंड नहीं करेगा रिस्ट को, तो इसे क्या कहेंगे, रिस्ट ड्रॉप। इनएबिलिटी टू लिफ्ट रिस्ट और फिंगर्स, एक्सटेंसर वीकनेस, तो इसे रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। इसका मतलब है एक्सटेंसर मसल पैरालिसिस है, वर्क नहीं कर रहे हैं, या वीक हो गए हैं, या रेडियल नर्व इंजर्ड है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। 11th है डुप्यूटेंस कॉन्ट्रैक्चर। डुप्यूटेंस कॉन्ट्रैक्चर जो है ये मोस्टली रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर में ही देखने को मिलता है, और जो अल्कोहल या स्मोक ज़्यादा करते हैं या फिर जो हैमर से ड्रिलिंग या वो सब वर्क करते हैं, उसमें रिपीटेटिव इस पाल्मारिस एपोनेउरिस का ये जो टेंडन है इस पे लोड आता है, और कई बार ये जेनेटिकली भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लंप या नोड्यूल जैसा थिक ये टेंडन कैसा हो जाएगा, बहुत ही थिक एंड इन्फ्लाम हो जाएगा, इन नोड्यूल जैसा इसमें फील होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसको डुप्यूटेंस कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं, और इस नोड्यूल को डुप्यूटेंस नोड्यूल भी कहते हैं। देखो ये ट्रिगर फिंगर से अलग है, ट्रिगर फिंगर जैसा ही है, पर इसमें जो कैच और पॉपिंग जो होता है वैसा नहीं होगा, या फिर लॉक इन फिंगर जैसा नहीं होगा। उसमें क्या होता है, लॉक हो जाती है फिंगर और फोर्सफुली एक्सटेंड भी होती है, पर उसमें कैच एंड पॉप जैसा सेंसेशन आते हैं, कैच एंड पॉपिंग जैसे सेंसेशन आएंगे, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए इसे डुप्यूटेंस कॉन्ट्रैक्चर कहेंगे। और ये मोस्टली रिंग एंड ये लिटिल फिंगर में देखने को मिलेगा। क्लियर है ये। 12th है
पॉलीडेक्टाइली। ओके, पॉलीडेक्टाइली में क्या होगा, एक्स्ट्रा ये कंजेनिटल भी होता है, बाय बर्थ ही होता है कि एक्स्ट्रा फिंगर जो होती है वो डेवलप हो जाती है। एक्स्ट्रा फिंगर होती है उसी को पॉलीडेक्टाइली कहते हैं। ये बाय बर्थ भी हो सकता है। देखो, एप हैंड डिफॉर्मिटी। एप हैंड डिफॉर्मिटी में क्या होगा, थिनर एमिनेंस होते हैं वो पूरे उसका वास्टिंग हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो थिनर एमिनेंस, ये जो हैंड है यहाँ पे थिनर एमिनेंस इस साइड का पार्ट है, ये थिनर एमिनेंस होता है और इसका वास्टिंग हो जाएगा। एप हैंड डिफॉर्मिटी इन विच थिनर एमिनेंस इज फ्लैटन एंड थंब इज लेटरली रोटेटेड एंड अडक्टेड। इसकी वजह से थंब क्या होगा, लेटरली रोटेड एंड अडक्टेड वाले पोजीशन में होगा। इसी को जो मंकी होते हैं उसके पंजे जो होते हैं वैसा शेप का, इसलिए इसे एप हैंड डिफॉर्मिटी कहते हैं। फ्लैट हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये एप हैंड डिफॉर्मिटी है। मेलंग्स डिफॉर्मिटी। मेलंग्स डिफॉर्मिटी में क्या होगा, इस रेयर कंजेनिटल कंडीशन दैट अफेक्ट्स द रेडियस बोन इन द फोरआर्म causing it to grow abnormally and push the ulna out of place। इसमें कंजेनिटल मतलब ये अल्ना जो होता, सॉरी रेडियस जो होता है वो डेवलप तो होता है पर वो छोटा ही रह जाता है, अल्ना जितना डेवलप नहीं हो पाता है। उसकी वजह से क्या होगा, रेडियस जो है वो एबनॉर्मली पुश करेगा अल्ना को और अल्ना जो होता है वो इस तरह से बाहर की ओर आउट ऑफ प्लेस, बाहर की ओर उसका डिसलोकेट हो जाता है और इसी को मेलंग्स डिफॉर्मिटी कहते हैं। इसमें जो रेडियल होता है वो डेवलप ही नहीं होता, मतलब छोटा रह जाता है, तो उसके कंपेयर नहीं करता और ये अल्ना डिसलोकेट हो जाता है उसके कंपेरिजन में बाहर की साइड में, तो उसे मेलंग्स डिफॉर्मिटी कहते हैं। और ये कंजेनिटली होता है, बाय बर्थ ही होता है। क्लब हैंड डिफॉर्मिटी, देखो ये रेयर है पर देखने को मिलता है क्लब हैंड डिफॉर्मिटी भी। ऑल्सो नोन एज रेडियल क्लब हैंड इज रेयर कंडीशन दैट कॉजेज द रिस्ट एंड हैंड टू बेंड टूवर्ड द थंब साइड ऑफ द आर्म। तो इसमें क्या होगा, रिस्ट जो है वो अल्ना के सॉरी थंब साइड है उस साइड, मतलब वो बेंड हो जाएगा इस तरह से, पूरा थंब के साइड में वो बेंड हो जाता है। जिस तरह फुट में होता है क्लब फुट हमने देखा, वैसे ही ये क्लब हैंड डिफॉर्मिटी होती है और बहुत ही रेयर कंडीशन में ये देखने को मिलता है, तो ये बाय बर्थ ही होता है। ठीक है, तो इसे क्लब हैंड डिफॉर्मिटी कहेंगे। तो सारी डिफॉर्मिटी आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।